देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा एस्ट्रोलॉजी की बात तो कोई जो एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर हो कह सकता है, मगर जो लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। ये बताइए, धरती पे कितने परसेंट पानी है? 70% पानी है ना। हमारे शरीर में कितना परसेंट पानी है? 70% पानी है ना। तो चंद्रमा के मूवमेंट से धरती के पानी पर असर पड़ता है और हमारे शरीर के पानी पर असर नहीं पड़ता है। क्या ये बात वैज्ञानिक लॉजिकल है? इसका अर्थ हुआ कि हर मूवमेंट के साथ असर पड़ता है। अब यह है कि अभी साइंस को उस मूवमेंट का असर नापना नहीं आया है, इसलिए वो इस ढंग का मजाक उड़ाते हैं। आपको एक और बात बताऊं, दुनिया में जितने भी देश हैं सब में क्रांतियां हुई हैं। भारत में क्रांति नहीं हुई कभी। आपने बड़े देशों में चीन की क्रांति सुनी है, फ्रांस की क्रांति, ब्रिटेन की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, रूस की क्रांति। भारत की क्रांति क्यों नहीं हुई? कारण जानते क्या है? क्रांतियां वहां होती जहां बाहर पाने के लिए संघर्ष ज्यादा होता है। हमारे यहां क्या था कि अंदर की तरफ उतरो। जब अंदर की तरफ आप उतरते हैं, और मैंने क्या बताया था शुरू में, गणेश जी की सूंड ऊपर की तरफ है, तो डाउनवर्ड से अपवर्ड जब होते हैं, तो जब सूर्य डाउनवर्ड से अपवर्ड जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मकर संक्रांति। तो उसी प्रकार जब आपकी प्रवृत्तियां डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ होती हैं, तो आपके अंदर संक्रांति घटित होती है। इसलिए इस देश में क्रांति नहीं होती, इस देश में संक्रांति होती है। और मैं कहूंगा, विज्ञान की जब बात आती है तो सबसे कठिन चीज साइंस में क्या मानी जाती है? रॉकेट साइंस। लोग कहते हैं ना, अरे भाई ये कोई रॉकेट साइंस है? और आपको बताना चाहता हूं, रॉकेट साइंस का पिता किसको माना जाता है? एक यूरोपियन वैज्ञानिक है जिसका नाम है वर्नर वॉन ब्रॉन। और वर्नर वॉन ब्रॉन जिसको अपना गुरु मानता था, वो एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम था हर्बन ओबर्ट। और हर्बन ओबर्ट ने लिखा है कि वो ज्ञान के लिए वेदों को पढ़ता था। और ये हर्बन ओबर्ट ने लिखा कहां है? इसमें कोई भारतीय इन्वॉल्व नहीं है। एक राइटर है, साइंटिस्ट, जिनका नाम था एरिक वॉन डाइकन। उनकी किताब है चैरियट्स ऑफ गॉड, उसमें लिखा है। अर्थात इसमें कोई भारतीय नहीं है, सब विदेशी हैं। और एरिक वॉन डाइकन ये बता रहा है कि रॉकेट साइंस के पिता का गुरु कहता है कि ज्ञान वेदों से मिलता है। इसीलिए आदि शंकराचार्य जी ने ऐसे ही नहीं कहा था वेदो निकलो धर्मो मूला। केवल 75 साल पहले गांधारी के 100 घड़ों से 100 बेटे उत्पन्न हो गए, ये कहानी थी। आज अभी तो IVF की ही बात होती थी, अब आगे की संरचना ये है कि पूरा का पूरा मतलब पूरे के पूरे जीवन का क्रिएशन बाहर लेबोरेटरी में हो सके। ऐसा माना जा रहा है कि 2040-50 तक यह परिस्थिति भी बन सकती है। अब ये साइंस आज समझाए तो समझ में आता है, हम जो पिछली बात कहें तो समझ में नहीं आती थी। ये बताइए, हमने नक्षत्रों तक की गणना कर ली और इतनी अप्रोप्रिएट गणना की कि आज तक हमारा पंचांग सही है और हमें लिखना नहीं आता था। वास्तविकता यह है कि हमारी जो सामर्थ्य थी वो इतनी आगे हो चुकी थी कि वहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अब एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं। हमारे यहां वैसी भाषाएं थी जिनको कि आप एक रिदम में ही बोल सकते हैं, इसके लिए बोलने की आवश्यकता थी, सिर्फ और सिर्फ लिखने से नहीं। अब जैसे उदाहरण के लिए शिव तांडव स्तोत्र में कहता है ना, जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले लंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, आगे डमट 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 निनाद वट डमर वयम चकार चंड तांडव तनोतो न शिवा शिवम। अब ये डमट 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 लिख के बता पाएंगे ना? मैं वैसे बता दूं, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए बच्चों को। जितने 95% से ऊपर के बच्चे सारे बेकार होते हैं, ये किसी काम के नहीं होते। क्यों जानते हैं? क्योंकि अपनी बाकी पर्सनालिटी को बिल्ड नहीं कर पाते, वो बाकी एरिया पर टाइम ही नहीं लगा पाते। ना वो पब्लिक स्पीकिंग सीखेगा, ना वो कोडिंग सीखेगा, ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करेगा, ना वो स्पोर्ट्स खेलेगा, ना वो कुछ और सीखेगा। लेकिन जो 85% वाला है, 80 वाला, वो बहुत बढ़िया बच्चा होगा, क्योंकि वो 40 वीडियो गेम भी खेल लेगा, वो जिंदगी में मौज भी ले लेगा, वो जिंदगी में 4 भाषा भी अलग सीख लेगा, वो और 4 स्किल भी सीख लेगा, वो पर्सनालिटी भी बिल्ड कर लेगा। और जो 65%, 60% से नीचे वाला बच्चा है, वो निखद्द है, को ना वो पढ़ रहा है ना वो कुछ कर रहा है, वो किसी काम का बच्चा नहीं होता। बाद में चल के उसको ज्यादा तकलीफ आती है। अमूमन जो 80% वाला बच्चा है, 75% वाला बहुत बढ़िया निकलता है आगे चल के जीवन में, वो एंटरप्रेन्योर बनता है बढ़िया। और 95% वाला बेचारा को स्ट्रगल करके नौकरी, और ये देखता है मेरी ELPL का पैसा मिला कि नहीं मिला, 2 बार पंच, 1 बार लंच, लाइफ है टंच। रघुपति राघव राजाराम, जितनी तनख्वाह उतना काम। और कहीं है रघुपति राघव राजाराम, पूरी तनख्वाह 0 काम। तो वो अलग प्रकार की मानसिकता हो जाती है। ये 95% से ऊपर लाना बच्चे के लिए खतरनाक है, नहीं लाना चाहिए उसको। आप
धरती के ऊपर चलते चले जाइए, एक नगर मिलेगा, दूसरा नगर मिलेगा, एक क्षेत्र मिलेगा, दूसरा क्षेत्र मिलेगा, विविध प्रकार के लोग स्थान देखने को मिलेंगे। मगर अगर धरती के अंदर जाना शुरू करिए तो दुनिया बदली कैसे जा सकती है। कहीं पर आपको कोयला मिलेगा तो कहीं सोना मिलेगा, तो कहीं पेट्रोलियम मिलेगा, तो कहीं रत्न मिलेंगे। यानी जितनी भी चीजें ऐसी हैं जो कि जीवन को बदल सकती हैं, वह अंदर आकर प्राप्त होती हैं, वह बाहर सतह पर प्राप्त नहीं होती। तो इस्लाम में अगर कोई अपना जीवन पूरा देता है तो माता पिता बड़े खुश होते हैं। क्रिश्चियनिटी में अगर कोई बच्चा कोई पादरी बन जाता है, फादर बन जाता है, वो रिस्पेक्टेड। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में हमारा बेटा साधु बन गया, अरे हाय रे हाय हमारा बच्चा साधु बन गया जी, कितने दुख की बात है। उसने गंदी आदतें छोड़ दी, लड़की को लाइन मारना छोड़ दिया, उसने टंगड़ी खाना छोड़ दिया, अरे अरे माय गॉड, काश वो भी दारू पीता, हमें भी खुशी होती। ये कोई वैल्यू सिस्टम है? व्हाट आर यू? हाथ में क्या है? वीणा। अब कुछ कहने की आवश्यकता है कि वो किसकी प्रतीक है। तो मैसाचुसेट्स एवेन्यू पे इंडोनेशिया की एम्बेसी है। इंडोनेशिया क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश। और उसकी एम्बेसी के बाहर जाके देखिएगा, 12 फुट की मां सरस्वती की प्रतिमा लगी हुई है। उसके नीचे 3 बच्चे बैठे पढ़ते दिख रहे हैं और वो कहते हैं कि ये मेरे कल्चर का इंद्र शब्द का अर्थ जानते क्या है? बहुत बार हम लोगों ने सुना, खूब हमारे यहाँ कहानियों में है कि जैसे ही कोई एक ऋषि तपस्या करने लगा तो इंद्र ने जो है अपना अप्सराएं भेजकर उसकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, क्योंकि इंद्र का आसन डोलने लगा। इसका क्या अर्थ है? इंद्रिय शब्द इंद्र से निकला है। हमारी सारी सांसारिक इंद्रियों की जो सोर्स एनर्जी है दैट इज इंद्र। और जब कोई तपस्या करता है तो इसका अर्थ क्या हुआ? वो इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो इंद्र का आसन डोलता है, यानी इंद्रियों की सत्ता कमजोर पड़ती है। तो बाय लॉ ऑफ इनर्शिया इंद्रियां सबसे ज्यादा तेजी से उसके ऊपर इनर्शिया बैक फोर्स मारती हैं। और वो सबसे ज्यादा किस पे मारेंगी? मानसिक रूप से मारेंगे। ये बताइए, ये लाइट है, जिन लोगों ने फिजिक्स थोड़ी भी पढ़ी होगी, अब ये लाइट वेव है कि पार्टिकल है? तो वहां पर वो वेव है, यानी स्पेस में वो वेव है, और जब मीडियम में आता है तब पार्टिकल है। जैसे आकाश में जब वो चलता हुआ आता है तो वो वेव है, जब मीडियम में आता है तो वो पार्टिकल है। बस ऐसे ही समझिए, आत्मा जब आकाश में है तो अव्यक्त और परमात्मा है, जब मीडियम में आ जाती है तो वो व्यक्त और आत्मा है।